सब लोगों को नमस्कार। तो अभी हम लोग हिस्ट्री तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ पैरेलली कंप्लीट करेंगे पॉलिटी। ठीक है, 2025 का ई बुक आ गया है, देखिए घटना चक्र का। और इसको बहुत जल्द मतलब एक एक करके चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए फटाफट हम लोग पहला चैप्टर जो है इसका कि भारत के संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है, कैसे रेगुलेटिंग एक्ट सब आता है और चार्टर अधिनियम उसमें क्या क्या होता है। चलिए उसे जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की जाती है। सर एलिजा एमपी इसके प्रमुख न्यायाधीश बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसके एलिजा एमपी बनते हैं। यहाँ पे मिलान करना है तो देखिए नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में होता है नियंत्रण परिषद की स्थापना। वहीं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773 और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति हो जाएगी तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, कानूनी सदस्य विधि सदस्य बनते हैं मैकाले। तो इनकी जो होती है ना चौथे विधि सदस्य के रूप में एंट्री होती है 1833 में। तो ये 1833 में हो जाएंगे और नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में। देखिए वहीं रेगुलेटरी एक्ट 1773 या नियामक अधिनियम हिंदी में बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और 1784 में दो को बोर्ड बनता है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसकी स्थापना होती है। वहीं चार्टर भारत में इंग्लिश मिशनरियों को आने का 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य 1833। किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो किससे नींव पड़ा था। तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यह भी सही है। और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही हो जाएंगे कि 1813 में भी 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान था। और वहीं जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी हुआ था और प्राच्यविद आंग्लविद विवाद भी हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर की बात करें तो शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का भी गठन हुआ, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेंटिंग ने 1828 से 35 का शासनकाल में 1835 में लॉर्ड मैकाले को प्रस्ताव स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। ठीक है, और भारत में आंग्ल जो थे ना इंग्लिश शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एसटी प्रिंसिप प्राच्य जो थे वो उच्च शिक्षा के प्राच्य शिक्षा या फिर ओरिएंटलिस्ट प्रिंसिप, एसटी प्रिंसिप व्यक्ति जो है वो प्राच्य या ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 का अधिनियम चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के और वही एकाधिकार है। वहीं 1833 के अधिनियम में समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया जाता है और भविष्य में कंपनी को केवल अब राजनीतिक कार्य ही करने रह जाते हैं 1833 के बाद से। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ के सभी समाप्त कर दिया।
सेकंड है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पे ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यह भी करेक्ट है। थर्ड कहता है कि क्या भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, यह कथन गलत है। ठीक है, तो 1813 में वही कह रहा है कि ये 4 जेन वाला हो क्या, ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। इस एक्ट ने हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्ष के लिए क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंप दिया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया जाता है। 1858 में किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्टर एक्ट 1833 ने। इसके पहले कोई भी भारतीय अपने भारत में प्रशासन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या है 87, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय या क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, कलर आदि के आधार पर किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन कोई भी पद या सेवा करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी और अभी भी हमारे मौलिक जो अधिकार के आर्टिकल है ना, उसमें ये चीजें का मेंशन किया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, इसमें सब बहुत कम क्वेश्चन थे। तो अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। और ये सेकेंड भी पहले चैप्टर के अंतर्गत है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, कौन कौन से अधिनियम थे? तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी जाती है? तो ये होती है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीयों को विधान परिषद पर बजट पर बहस करने की शक्ति मिलती है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की है। विधान परिषद के कार्य में वृद्धि होती है और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी जाती है, परंतु मतदान का अधिकार अभी भी नहीं था 1892 में। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पे कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु 6 दिन पहले एक नोटिस दे करके। ठीक है, 6 दिन पहले कि हम प्रश्न आपसे इस प्रश्न का कार्यपालिका से उत्तर चाहते हैं। ठीक है, और वोट देने का अधिकार नहीं था 1892 में। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका हो जाएगा आंसर मार्लियामेंटो सुधार 1909 में। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में। 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर। तो यह 35 में हुआ था, इसलिए सॉरी गलती से 1919 से बोला गया था, 1935 में हुआ था। और इसके तहत ना 1937 में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन? तो सर मॉरिस ग्वेयर। और 1774 वाले के कौन थे? तो एलिजा एम्पे। और इसके हो जाएंगे मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में।
केंद्र में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। तो एक नया अखिल भारतीय संघ भी बना था 35 में। प्रांत का द्वैध शासन भी समाप्त हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। वहीं केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांट दिया जाता है, रिजर्व्ड और फिर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, आरक्षित और हस्तांतरित। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो ये हो जाएगा कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल करेक्ट है। और मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक बिल्कुल गलत है क्योंकि ये 1909 में हुआ था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषय को दो श्रेणी में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय होते थे प्रांतीय गवर्नर एवं उसके कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व जो था वो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। ठीक है, तो हस्तांतरित मंत्रियों को दिया गया था और फिर जो प्रांतीय गवर्नर थे उनकी जो कार्यकारी परिषद थी उनके पास था आरक्षित। ठीक है, तो ठीक है, साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की बात है तो 1909 में आया था और यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि सिख, यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित ये किया गया था। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? तो 1919 का अधिनियम। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय जो विधान पालिका थी पहली बार द्विसदन बना दिया गया तो 1919 में। ठीक है, द्विसदन हो जाएगा 1919 में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना किया जाता है। केंद्र में भी द्विसदनीय विधान की स्थापना होती है। ऊपरी सदन राज्य परिषद और इसकी अवधि जो था 5 साल का था। वहीं इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य ही सरकारी हो सकते थे, जबकि निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष की होते थे। ठीक है, तो 5 दिन अभी है 6 और 5 है ना, उस समय 5 दिन था। ठीक है, तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था जिसमें से 100 निर्वाचित होते और फिर 40 मनोनीत। ठीक है, 100 निर्वाचित 40 मनोनीत। अगर 60 है तो उसमें 60 थे तो उसमें 20 से ज्यादा आपको सरकारी नहीं हो सकते थे। लेकिन प्रारंभ में भारत में कितने सीट का प्रावधान किया गया? तो 140, जिसमें से अधिकतम 26 जो थे वो सरकारी होने थे। ठीक है, 140 में 26 सरकारी होने थे। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन होते हुए बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से इसमें राज्य परिषद में था ना, हाँ 60 था आपको राज्य परिषद में, जैसे अभी राज्यसभा है तो उसमें, तो इसमें से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि
केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके पहले 143, 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत तथा फिर बाद में 145 इसको तो 140 से बढ़ते गया, ये 143 फिर 145 कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो ये हो जाएगा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था 1919 का एक्ट। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था 1919 का एक्ट। और द्वैध शासन अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर द्वैध शासन का बात करें तो वो हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन लाया था 1935 का एक्ट और प्रांतों का द्वैध शासन खत्म किया था, अर्थात कि वो जो विषय थे ना कौन कौन से काम आपको करने हैं उसको बंटवारा करेगा। देखिए अगर केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का बात करें तो वो 1919 के एक्ट के तहत ही हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 साल से अगर अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो देखिए इसमें से सिर्फ दूसरा वाला कथन सही है और पहला वाला नहीं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो महिलाओं को मताधिकार 1919 में ही मिल गया था, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित यह नहीं था। इस प्रकार कथन जो फर्स्ट है वो सही नहीं है, ठीक है। वहीं 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक, देखिए इसमें श्रमिक भी जुट गए, ठीक है। महिला और दलित तो थे ही, साथ में श्रमिक भी जुड़ गए। इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित कर दिया जाता है 1935 में। लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में मिलता है, लेकिन यह वयस्क मताधिकार नहीं होता है, अर्थात सभी महिलाएं वोट नहीं दे सकती हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल यह कथन सत्य है कि 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी कथन सत्य है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ जो है 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना के साथ हुआ तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा जो है लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, जो पहली बार इलाहाबाद में हुआ और बाद में दिल्ली में। वही 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत होता है। तो ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा हूँ, वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। अच्छा, ये पूछना चाह रहा कि 1919 का जो चुनाव भारत शासन चुनाव अधिनियम आता है उसमें उसी के तहत 2 बार चुनाव होता है केंद्रीय विधानसभा का। और चूंकि केंद्रीय विधानसभा बनता भी तो 1919 में है ना, जिसमें 140 सीटों का किया गया था प्रावधान, बाद में ये 143 और फिर
145 हो जाता है। तो अब जब सीटों का हो गया और कुछ उसमें से निर्वाचित होते थे, कुछ मनोनीत, जब सीटों का बंटवारा हो गया तो उसके लिए इलेक्शन भी होगा। तो उसमें ना वर्ष 1926 में इलेक्शन होता है और 1945 में भी इलेक्शन होता है। ठीक है, 1926 और 1945 में होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष होता है? तो 1919 वाला अधिनियम के तहत ये लास्ट वाला निर्वाचन 1945 में होता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में होता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 ठीक है 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक है, तो अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो उनको अध्यादेश की जारी करने की शक्ति जो थी बिना विधान परिषद की अनुमति के, तो 1861 में मिल चुका था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता, तो ये हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसको निरंकुशता क्यों कह रहे हैं? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त है, क्योंकि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे ज्यादा विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना होती है। संघीय न्यायपालिका बनता है 1937 में। ठीक है, अक्टूबर 1937 में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी होता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन भी होता है इसमें। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित है? तो 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित है। ठीक है, 1935 में उल्लेखित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन जो थी ना, उनको आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय था, उसको केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण जो है वो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं किया जा सका। 1935 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल। वहीं अगर बात किया जाए तो इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण जो है तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं किया जा सका। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था, तो ये हो जाएगा कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा अवशिष्ट विषय जो था वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में जो नहीं था वो था अवशिष्ट विषय जो है वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया था। अच्छा, मतलब जो था उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कह रहा है कि इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय महासंघ था, बिल्कुल था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल करेक्ट है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अवशिष्ट विषय जो है प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया जाएगा, यह गलत था।
एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम में? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो 1935 का अधिनियम। ठीक है। किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी गई थी? तो ये हो जाएगा भारत का अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। ठीक है। अवशेष शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो ये हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। बाकी सभी का सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पे विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना, और इसमें गलत हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है। तो ये नहीं है शामिल। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, क्योंकि उनका उस समय तो प्लान ही नहीं था ना देश को आजाद करने का। भारत के लिए संविधान का सबसे पहले जो है उल्लेख क्रिप्स संविधान का सबसे पहले उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन द्वारा लागू किया गया था, क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन सबसे पहले कि यहाँ संविधान में का मैटर का बात किया था। वही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। पहला है कि संघात्मक सरकार की स्थापना होगी। दूसरा है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन होगा। ठीक है। द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन होगा। और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना इत्यादि। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो इसका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। तो वर्मा जो था भारत से अलग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है। 1935 में वर्मा अलग हो जाता है। तो इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था 35 के अधिनियम के द्वारा 1937 में। ठीक है। अब इसके बाद एक चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है। तो हिस्ट्री और उसके पैरेलल में पॉलिटी दोनों 2025 का इसको कंप्लीट किया जाए।